Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Mohammed Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's online video sessions. Students, आज हम PMS 2020 इसी महीने अगस्त में जो एक एग्जाम कंडक्ट किया गया इंग्लिश ऐसे प्रेसी एंड कंपोजिशन का, आज हम प्रेसी एंड कंपोजिशन वाले पेपर में से प्रेसी को सॉल्व करेंगे। प्रेसी के पास जो पेपर हमारा भी इस महीने कंडक्ट हुआ PMS पंजाब में, उसकी ड्राफ्टिंग को देखेंगे। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस पेपर, कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी दुख के साथ कहनी पड़ी है कि जब मैंने उस पैसेज को जो कि प्रेसी के पेपर में आस्क किया गया इस साल 2020 अगस्त में इसी महीने, तो दुख मुझे ये हुआ कि वो एक इंडियन वेबसाइट से कुछ अनसॉल्व्ड कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस हैं, जिसमें से उसको पहली बात तो पिकअप किया गया। दूसरा, उस पैसेज से रिलेटेड बहुत सी इंडियन वेबसाइट जिस तरह academia.edu, इस तरह इंडिया की और वेबसाइट्स हैं जिसपे सॉल्व आंसर्स मौजूद है कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड। बस लास्ट पैसेज जो है वो हमारे पाकिस्तान में या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी एग्जामिनर होगा उसने एडअप कर दिया। इससे एक जो सेंस क्रिएट होती है कि शायद हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का कैलिबर इतना नहीं है, या इस लेवल की उनकी क्रिटिकल थिंकिंग या कॉम्प्रीहेंशन या प्रेसी की एबिलिटीज नहीं है, या ऐसे राइटिंग की एबिलिटीज नहीं है जो इस तरह के एक स्कूल लेवल का, कॉलेज लेवल का भी आप पास पेपर या अनसॉल्व पेपर नहीं पूछे, बल्कि सॉल्व पूछ रहे हैं जो नेट पे अवेलेबल है। बहरहाल ये एक मेरी रिजर्वेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। चलते हैं लेक्चर की तरफ। मैं आपसे स्लाइड शेयर करता हूं और आपके सामने अभी आ गया है जी ये पेपर। लें जी, ये हमारे सामने है जी पंजाब PMS पास पेपर 2020 एग्जामिनेशन अगस्त 2020। क्योंकि हम अपने ही उस पे वर्ल्ड में हमारे अपने नोट्स जहाँ पे हम कंपोज कर रहे होते हैं तो उसी पे उसको एडअप कर देते हैं। वैसे तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, लेकिन हमने आज एक क्वेश्चन प्रेसी का ही पिकअप किया। 20 नंबर का ये सवाल आया, तो एज पर आर जो भी टेक्निक्स जिसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करते हैं तो ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो मैंने जिस तरह के आपको बताया हुआ कि जब आप प्रेसी का पेपर या प्रेसी का क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी आंसर शीट पे रफ ड्राफ्ट बना लेना है। साथ ही रफ ड्राफ्ट नंबर 1 आपने बनाना है, सूटेबल टाइटल्स की हेडिंग और की सेंटेंसेस की हेडिंग आपने निकाल लेनी है। और गुर नंबर 1 क्या है कि आपने शुरू के चंद सेंटेंसेस पढ़ने हैं, इसको हेडर कहते हैं। जो भी टाइटल आपके जहन में आए वो आपने सूटेबल टाइटल्स का जो ड्राफ्ट नंबर 1 हेडिंग नंबर A है सूटेबल टाइटल्स की, उसमें उसको लिख देना है। फिर आखिरी सेंटेंसेस आपने चंद पढ़ लेने हैं, जो टाइटल जेन में है उसको लिख लेना, और फिर बीच का पोर्शन पढ़ लेना है। इसको हेडर फुटर रूल भी हम कहते हैं। इससे हमारे टाइटल एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं और चीजें आसान हो जाती हैं। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी पैसेज जो आपको दिया जाता है एग्जामिनेशन में, एक या एक से ज्यादा पैराग्राफ्स भी अगर उसके हों, तो उस पैसेज में थीम एक ही होता है। तो हम देखते हैं जी, हमें जो चंद दिन पहले हमसे एक प्रेसी पूछी गई PMS पंजाब में अगस्त 2020 में, इसका कैसे इसको चलें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जी गुर नंबर 1 या रूल नंबर 1 या ट्रिक नंबर 1, आप शुरू के चंद सेंटेंसेस को पढ़ लें। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से शुरू के आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। यहाँ तक चंद सेंटेंसेस को अगर हम देखें, दो भी पढ़ लें अगर इसके, तो पहला सेंटेंस यहाँ पे खत्म होता है और ऑलमोस्ट दूसरा यहाँ पे खत्म होता है। तो हम ये पोर्शन पूरा ही पढ़ लेते हैं जी। तो इसको रीड कर लेते हैं सबसे पहले। People mourn about poverty as a great evil, and it seems to be an accepted belief that if people had plenty of money, they would be happy and get more out of life. वो कहता है ज्यादातर लोग मौन करते हैं, कंप्लेन करते हैं और इरिटेट होते हैं इस बात से कि वो गरीब क्यों है। बेसिकली तो लोग अपनी गुर्बत पे कंप्लेन ही करते हैं और वो गुर्बत को एक ग्रेट ईवल कहते हैं। और वो कहता है इस तरह मालूम होता है कि ये पूरी सोसाइटी में एक्सेप्टेड बिलीफ है, यानी इट इज सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ दैट इफ पीपल हैड प्लेंटी ऑफ मनी दे वुड बी हैप्पी एंड गेट मोर आउट ऑफ लाइफ। कि सोसाइटी में एक एक्सेप्टेड नॉर्म या बिलीफ चला आ रहा है कि अगर लोगों के पास प्लेंटी ऑफ मनी हो, ज्यादा पैसा हो, ज्यादा रिसोर्सेज हो, दे वुड बी हैप्पी, तो वो खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं, एंड गेट मोर आउट ऑफ लाइफ। तो ये जो जिंदगी उनको गुजारनी पड़ रही है, जो जिंदगी अल्लाह की तरफ से उनको अता की गई है, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेजर, ज्यादा से ज्यादा लग्जरी, ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस
वो इससे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है तो आप हर चीज पे स्पेंडिंग करते हैं और अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आप पैसे कमाने की तगोदो में और अपने मीगर रिसोर्सेज के विद इन मीन्स जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, तो जिंदगी में मुश्किलात जो है उनको गुजारते गुजारते जिंदगी गुजर जाती है। तो ये राइटर का एक आर्ग्यूमेंट है जो वो इट सीम्स से कह रहा है। उससे पहले वाली बात वो लोगों की कर रहा है, पीपल मॉर्न अबाउट पॉवर्टी एज अ ग्रेट इवल। तो लोग कंप्लेन करते हैं कि जो गुर्बत है बहुत बड़ी एक बला है, एक बहुत बुरी चीज है। और कहता है ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी में एक एक्सेप्टेड, एक माना जाने वाला बिलीफ हो गया है, लोगों का इस पे इत्तेकाद हो गया है कि अगर उनके पास बहुत सा पैसा होता तो वो खुश भी होते और जिंदगी से ज्यादा आउट ऑफ लाइफ कुछ ज्यादा जिंदगी को एंजॉय कर सकते या इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते। एज अ रूल देयर इज मोर जेन्युइन सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, more is obtained from life in the humble cottage of the poor man। अब राइटर फिर जिस तरह वो कह रहा है ना, इट सीम्स टू बी, कि मुझे लगता है सोसाइटी में एक्सेप्टेड ये बिलीफ माना जाता है, अब राइटर फिर अपनी आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है। वो कहता है एज अ रूल, अगर वो कहता है एक कानून के नुक्ते की नजर से मैं देखूं जो मेरी अपनी है, तो इज देयर इज मोर जेन्युइन सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। तो जिंदगी में जो हकीकी सुकून और सेटिस्फैक्शन है लाइफ में, और मोर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइफ, और जिंदगी से अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ हासिल किया जा सके जिस तरह के जेन्युइन सेटिस्फैक्शन है इन द हम्बल कॉटेज ऑफ द पुअर मैन, तो किसी सी आम सी झोंपड़ी जो गरीब आदमी की है, वो कहता है मुझे तो लगता है कानूनी तौर पर जो लॉ ऑफ नेचर है, जो मैं जेन्युइनली जानता हूं कि जो सेटिस्फैक्शन है जिंदगी की, वो किसी गरीब आदमी की एक पुअर कॉटेज में ही मिल सकता है। लेकिन वहां सेटिस्फैक्शन होती है देन इन द प्लेस ऑफ रिच मैन, बजाय इसके कि किसी आम अमीर आदमी की बड़ी अच्छी प्लेस पे, उसके फार्म हाउस पे, उसके महल में, सराय महल में, बड़े से उसके टॉम में, उसके बहुत बड़े कले में जाके, वहां जाके वो जो जेन्युइन सेटिस्फैक्शन है मिले। वो कहता है तारीखी तौर पर या कुदरती तौर पर या कानूनी तौर पर रूल के तहत, वो कहता है जो मैं जानता हूं, राइटर अपनी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे रहा है कि जेन्युइन सेटिस्फैक्शन जो लाइफ की है, और लाइफ से अगर ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन हासिल कुछ किया जा सकता है, तो हम्बल कॉटेज ऑफ पुअर मैन, एक पुअर आदमी की एक आम सी लेकिन हम्बल सी, मेंटेन सी और दरमियाने दर्जे की एक आम सी झोंपड़ी में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, ज्यादा खुशी वो बंदा हासिल करता है, बजाय किसी अमीर आदमी के महल उसकी जगह पे जाके देखें। और अब अमीर आदमी के बारे में कह रहा है हु आर अटेंडेड बाय सर्वेंट्स एंड गवर्नेसेस एट लेटर स्टेज। तो वो कहता है दूसरी पहली सूरत तो उसने पुअर मैन की कॉटेज बता दी, दूसरी सूरत वो कहता है लेटर स्टेज पे, वो कहता है कि अगर आप अमीर आदमी की जिंदगी देखें तो उसकी प्लेस पे जाके देखें तो उसमें उसके बहुत से सर्वेंट और गवर्नेंसेस होंगी, खादमाएं होंगी जो उसको अटेंड कर रही हैं, उसके एक एक हुक्म पे खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, माली आ रहा है, घर फर्निश हो, सारी चीजें उसकी हो रही हैं। वो कहता है अगर मैं कंपैरिजन करूं एज ए रूल के तहत, एक कानून कायदे के तहत मैं अगर कंपैरिजन करूं, तो इस कंपैरिजन में मुझे पुअर मैन की कॉटेज में ज्यादा सेटिस्फैक्शन नजर आती है रादर देन रिच मैन की उस प्लेस में, उस हाउस में, उस कैसल में जहां पर बहुत से सर्वेंट और गवर्नेंसेस होती हैं। एट द सेम टाइम आई एम ग्लैड टू थिंक दे डू नॉट नो दैट दे हैव मिस्ड। और कहता है एट द सेम टाइम उन अमीर लोगों को एक और चीज भी नहीं पता होती कि उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। मिस क्या किया है जी? उन्होंने जेन्युइन सेटिस्फैक्शन मिस की है। असल बात जो इसमें आपको बतानी थी, क्योंकि अगर इस पूरी 3 सेंटेंसेस को, इस हाफ फ्रंट जो हेडर पार्ट है हमारी प्रेसी का, इसको अगर देखा जाए तो उसने काम की बातें की हैं। एक तो पॉवर्टी को उसने कहा है लोग बिलीव करते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में तो वो कहता है एज ए रूल जेन्युइन सेटिस्फैक्शन ही गरीबों को मिलती है, उनकी पुअर सा हम्बल कॉटेज होता है वहां होता है, और एज ए रूल जो अमीर आदमी है उसके पास वो सेटिस्फैक्शन, जेन्युइन सेटिस्फैक्शन नहीं होती, और उसको ये पता भी नहीं है कि उसने क्या चीज मिस की। तो मैंने आसानी के लिए कुछ टाइटल पहले एक्सट्रैक्ट किए हैं, मसलन कंपैरिजन ऑफ पॉवर्टी एंड रिचनेस, क्योंकि रूल के तहत हम क्या करते हैं, चंद सत्रह या चंद सेंटेंसेस शुरू के पढ़ते हैं, जिस तरह हमने 3 मेजर सेंटेंस पढ़े और उस जहन में जो भी आइडिया आए उसको लिखते हैं। तो इन सब को पढ़ के हमारे जहन में जो आइडिया आते हैं, मैंने 2-3 शुरू के लिखे हैं। कंपैरिजन ऑफ पॉवर्टी एंड रिचनेस, तो पहले पैसेज के जो हेडर वाला एरिया चंद सेंटेंसेस में तो एग्जामिनर ने वाजिया कंपैरिजन कर लिया है,
और बता दिया कि सेटिस्फैक्शन जो है पुअर की कॉटेज में है, रिच मैन की कैसल या उसकी प्लेस में नहीं है। दूसरा, सोशल रिकग्निशन ऑफ पॉवर्टी एज एन इवल। तो ऑब्वियस सी बात है, उसने पहली सतर में कहा था कि ज्यादातर सोसाइटी जो है एक्सेप्टेड वैल्यू जो समझती है पॉवर्टी को एज एन इवल समझती है, और वो ये कहता है ऊपर अपनी पहली सेंटेंस में कि इट सीम्स, ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग या लोग गुर्बत को ये समझते हैं एज अ बिलीफ कि ये एक इवल है। ठीक है। और तीसरा मैंने लिखा है जो कि उसने बीच में बात की, सेटिस्फैक्शन प्रिवेल्स अमंग पुअर एंड वैनिशेस अमंग रिच। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे वो बात करता है कि जेन्युइन सेटिस्फैक्शन तो उस हम्बल कॉटेज ऑफ पुअर में है और अमीर की जगह पर उस कंपैरिजन में कुछ नहीं है। एट द सेम टाइम वो कहता है मैं इस चीज को भी खुश हूं कि उनको अभी इसका पता ही नहीं कि उन्होंने मिस क्या किया है। तो जो चीज आपने मिस की है ऑब्वियस सी बात है वो वैनिश ही होगी। तो मैंने इसको इस तरह से किया। तो ये 3 टाइटल मैंने शुरू का एरिया पढ़ के निकाले। अब मैं फुटर पे जाता हूं, यानी आखिरी सेंटेंसेस को, एक दो सेंटेंसेस जो फुटर में लिखे उनको पढ़ता हूं। इट सीम्स नाउ अ डेज a matter of universal design that poverty should be abolished। वो कहता है आजकल लगता है कि लोगों ने यूनिवर्सली, बड़े मुल्कों ने और लोगों ने, कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट और बहुत मुखय्यर हजरात ने, कुछ एनजीओज ने और कुछ अमीर लोगों ने ये इरादा कर लिया है कि गुर्बत को दुनिया से खत्म करना होगा। इट सीम्स नाउ अ डेज, अब यहां पर भी राइटर अपनी आर्ग्यूमेंट ही दे रहा है कि वो कहता है मुझे आजकल लगता है कि आजकल का यूनिवर्सल डिजाइन ये है कि पूरी दुनिया से गुर्बत को खत्म किया जाए। वी शुड बी क्वाइट विलिंग टू अबॉलिश लग्जरी। कहता है ठीक है, हम चाहेंगे और हम चाहते होंगे कि हम लग्जरी को अबॉलिश कर दें, बट टू अबॉलिश ऑनेस्ट, इंडस्ट्रियस एंड सेल्फ डिनाइंग पॉवर्टी would be to destroy the soil upon which mankind produces the virtue। क्या बात है। कहता है हम विलिंग तो हैं कि हम लग्जरी को खत्म कर दें। ऑब्वियसली बात है, आप लग्जूरियस लाइफ ना गुजारे, एक सादा जिंदगी गुजार लें। कहता लेकिन क्या हम दुनिया से ईमानदारी को, मेहनत को और सेल्फ डिनाइंग पॉवर्टी को, जो हर बंदे ने अपने ऊपर जिस मर्जी लेवल पे है, चाहे मिडिल क्लास है चाहे अपर मिडिल क्लास है, वो अपने आप को गरीब ही समझता है। कहता हम तो इसको वैनिश, अबॉलिश करने को तैयार हैं, लेकिन क्या हम इस पॉवर्टी को या पॉवर्टी के जो सिविलाइजेशनल ट्रेंड है इसको अबॉलिश करने के चक्कर में अपनी इस जमीन, इस मट्टी पर से मैनकाइंड की एक बड़ी काम चीज है जिसको विर्चू कहते हैं, इंसानियत एक विर्चू भी रखती है, नेकी को भी खत्म करना चाहते हैं। दैट विल एनेबल अस, दैट विल एनेबल आवर रेस टू रीच अ स्टिल हायर सिविलाइजेशन दैट इट नाउ पोजेसेस। ये बहुत काम की बात उसने आखिर में की है, गौर से देखिएगा। वो कहता है आजकल के दौर में लगता है कि एक यूनिवर्सल मैटर है, एक यूनिवर्सल डिजाइन बनाया जा रहा है, बड़े बड़े अमीर मुल्क और मुखय्यर हजरात और एनजीओज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहती हैं कि दुनिया से पॉवर्टी को खत्म किया जाए। वो कहता है हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुड, हमें करना चाहिए होगा कि हम लग्जरी लाइफ जीना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी को अबॉलिश करने से नुकसान क्या हो रहा है, वो ये बता रहा है कि पॉवर्टी को अगर आप अबॉलिश करेंगे तो टू अबॉलिश ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी खत्म करना चाहते हो कि गरीब लोग ही ऑनेस्ट होते हैं, गरीब लोग ही मेहनती होते हैं, गरीब लोग ही सेल्फ डिनाइंग पॉवर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं और अपनी सॉइल में, अपने लोगों में विर्चू क्रिएट करते हैं, ईमानदारी क्रिएट करते हैं। तो क्या would be destroy the soil upon which mankind produces the virtue। तो हम उस जमीन को, उस सॉइल को, उस मट्टी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं जिसपे लोग जो हैं, इंसानियत जो है वो विर्चू प्रोड्यूस कर रही है। दैट विल एनेबल आवर रेस टू रीच अ स्टिल हायर सिविलाइजेशन। उस विर्चू के क्रिएट होने से ही तो हमारी जो जनरेशन है, आने वाली नस्ल जो है, रेस है, ह्यूमन रेस जो है, वो एक हायर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन तो पहुंचेगी दैट इट नाउ पोजेसेस। जिस लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे आज हम खड़े हैं, इससे और ग्रेटनेस पे हम पहुंच सकते हैं। तो क्या हम उस ग्रेटनेस को, जिसको हासिल करना चाहते हैं, उसको अबॉलिश करना चाहते हैं? क्योंकि जब हम पॉवर्टी को अबॉलिश करेंगे तो पॉवर्टी में तो सेटिस्फैक्शन भी है, जिस तरह वो ऊपर बात, और पावर पुअर लोगों में तो हम्बलनेस भी होती है, पुअर लोग तो ऑनेस्ट भी होते हैं, इंडस्ट्रियस यानी मेहनती भी होते हैं। तो जब हम पॉवर्टी खत्म करेंगे तो ये ट्रेड भी खत्म हो जाएंगी और वो भी अमीरों की तरह हो जाएंगे और अमीरों की तरह की जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी कोई नई सिविलाइजेशन तो नहीं दे सकते, इससे बेहतर सिविलाइजेशन तो नहीं दे सकते। इसका मैंने को टाइटल निकालने की कोशिश की है, कंपैरिजन ऑफ द ग्लोरी ऑफ पॉवर्टी विद रिचनेस।
पॉवर्टी एक ईवल है, सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म है, लोग समझते हैं, चूंकि खुद गरीब है, ये हमने बात की है। लेकिन आखिर में वो आके कह रहा है कि पॉवर्टी एक ग्लोरी है। तो वो इसका टाइटल जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया कि इस पैसेज का ये टाइटल भी हो सकता है कि कंपैरिजन हो रहा है ग्लोरी ऑफ पॉवर्टी वर्सेस रिचनेस, यानी पॉवर्टी इटसेल्फ ग्लोरीफाइड चीज है, रिचनेस से बेहतर है। एक और मैंने कहा है, यहां पर टाइटल निकाला है, अबॉलिशिंग पॉवर्टी वुड लीड अस टू डिटीरियोरेट द ट्रू सिविलाइजेशनल ट्रेडिशंस। जिस तरह के अगर आप गौर से देखें तो ट्रू सिविलाइजेशनल ट्रेडिशंस क्या हैं? ऑनेस्टी, इंडस्ट्रियस एटीट्यूड, सेल्फ डिनाइंग पॉवर्टी। तो ये तो जो इस वक्त सिविलाइजेशन अभी मैनकाइंड जो इस वक्त मौजूद है वो तो ये पोजेस कर रही है ना, ऑनेस्टी, इंडस्ट्रियस एटीट्यूड, बेहतरी। तो ये तो हम अपने ट्रू सिविलाइजेशनल ट्रेंड्स जो हैं उसको क्या कर देंगे? अगर हम पॉवर्टी को जिस तरह दुनिया कर रही है अबॉलिश करना है, तो हम ये भी सिविलाइजेशन ट्रेडिशंस को भी डिटीरियोरेट यानी तबाह कर देंगे। अब इसका मिडिल पोर्शन पढ़ते हैं। तो मिडिल पोर्शन में मैंने आपको बताया ज्यादातर एग्जांपल्स और इस तरह की चीजें होती हैं जिससे मेन थीम पे ही बात हो रही होती है। तो अभी तक तो जितने हमने टाइटल निकाले तो इससे तो मेन थीम पता चला, पॉवर्टी को अपेरेंटली एक ईवल समझा जाता है, लेकिन एग्जामिनर की नजर में पॉवर्टी एक बहुत ग्लोरीफाइड चीज है। ये सिविलाइजेशन को बचाने के लिए है, ये इंसानियत को बचाने के लिए है। और जो रिचनेस है और रिच लोगों की जो प्लेसेस हैं वहां पर वो सेटिस्फैक्शन नहीं है जो पुअर मैन की कॉटेज में होते हैं। आगे देखते हैं जी, मिडिल पोर्शन पढ़ते हैं, क्या इधर से भी हमें कोई ऐसी मिलती जुलती बात मिलती है? तो यहां पर एग्जामिनर क्या कह रहा है जी, यहां पे कोई एग्जाम्पल भी शायद देगा। It is because I know how sweet and happy and pure the home of honest poor is, how free from perplexing care and social envies and jealousies, how loving and united the members are in the common interest of supporting the family। क्या बात है, बड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन काम की चीज हमें समझ आ गई। अब it is because I know, यहां भी एग्जाम्पल एग्जामिनर अपने ही एनालिसिस दे रहा है। ज्यादातर इस प्रेसी में हमें शुरू में एक आधा सेंटेंस मिला है जिसमें एग्जामिनर ये कह रहा है कि ये जर्नली एक्सेप्टेड एक फिनोमेना है, या एक बिलीफ है कि लोग समझते हैं पॉवर्टी एक ईवल है। पूरे के पूरे ऊपर हेडर में भी एग्जामिनर अपना आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि उसकी नजर में पॉवर्टी एक अच्छी चीज है, और जो सेटिस्फेक्शन पुअर मैन की कॉटेज में होती है वो रिच मैन की प्लेस में नहीं होती। इसी तरह हमने जब फुटर में लास्ट सेंटेंसेस पढ़े तो वहां पर भी उसने ग्लोरीफाई किया पॉवर्टी को विद कंपेयरिंग विद द रिचनेस। यहां पर भी वो आर्ग्यू कर रहा है, आई नो, अपनी बात कर रहा है कि कितनी खूबसूरत और मीठी और खुशी और प्योर ओरिजिनल घर होते हैं गरीब लोगों के। यानी यहां पे उसने 4-5 ट्रेड्स दे दी। वो कहता है इट इज बिकॉज आई नो, मैं जानता हूं पॉवर्टी इतनी अच्छी चीज क्यों है कि गरीब लोगों के घर मीठे होते हैं, खुशहाल होते हैं, प्योर होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, और वहां ऑनेस्टी होती है। हाउ फ्री फ्रॉम परप्लेक्सिंग केयर एंड सोशल एनवीज एंड जेलसी, क्योंकि उन घरों में इस तरह की जो कहते हैं ना आर्टिफिशियल किस्म की जल्दबाजी नहीं होती, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं होता एक दूसरे की केयर करने का, ऊपर ऊपर से प्रिटेंड नहीं करते कि हम आपस में एक दूसरे की केयर, बल्कि वो जेन्युइनली एक दूसरे की केयर करते हैं। और ये जो प्रिप्लेक्सिंग केयर है, माशरती जो आपका हसद है, एनवीज है, जेलसी है, अमीर आदमी जिस तरह एक दूसरे से जेलस होता है, वो कहता है वो गरीब घर इनसे आजाद होते हैं। तो इस दो लाइनों में बड़ी काम की बात उसने एग्जामिनर ने की। अब एक और कंपैरिजन कर दिया। ऊपर वाली लाइन में वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि गरीबों के घर स्वीट होते हैं, खुशहाल होते हैं, प्योर होते हैं, और वहां ऑनेस्टी होती है, और वो आजाद होते हैं रिप्लेक्सिंग किस्म की केयर से, सोशल एनवी से और जेलसी से। हाउ लविंग एंड यूनाइटेड द मेंबर्स आर, और कितने ज्यादा लविंग और यूनाइटेड होते हैं गरीब घरों के मेंबर्स, यानी गरीब फैमिलीज के लोग, उन मोहल्लों के रिश्तेदार, उनके ट्राइब्स आर इन कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सपोर्टिंग द फैमिली, क्योंकि वो यूनाइट हो जाते हैं अपनी फैमिली के कॉमन इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। छोटी सी झुग्गी में रहते हुए भी वो अपना भूख शेयर करते हैं, अपनी दुख शेयर करते हैं, अपनी खुशी शेयर करते हैं, अपने जो सेरेमनीज हैं वो खुल के मनाते हैं, कम पैसे होते हुए भी। दैट आई सिंपैथाइजेस या आई सिंपैथाइज विद द रिच
man's boy and congratulate to the poor man's son। क्या बात है। तो कहता है इन तमाम चीजों के लिए मेरे दिल में हमदर्दी है एक अमीर आदमी के बच्चे से, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट और खुश मुबारकबाद देता हूं एक गरीब आदमी के बेटे को। एक गरीब आदमी के बेटे, तुम लोग हैप्पी होते हो, मीठे होते हो, प्योर होते हो, ऑनेस्ट होते हो, तुम लोगों के फैमिली मेंबर्स यूनाइटेड होते हैं, तुम लोगों में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि तुम सब कॉमन इंटरेस्ट के लिए अपनी तमाम चीजें भुला के एक जगह इकट्ठे हो जाते हो। ऑन द अदर हैंड तुम लोग फ्री होते हो, परप्लेक्सिंग केयर, एक आर्टिफिशियल बिहेवियर, एक जेलसी और एक हसद से। दूसरी तरफ वो जेलसी, वो हसद अमीर आदमी के घर में और उसकी अमीर जगह पे और बड़ी महल में पाया जाता है, जिसके लिए मेरे दिल में उस अमीर आदमी के घर पैदा होने वाले बच्चे के लिए एक हमदर्दी है कि तुम्हारा हाल भी बेहतर हो, और गरीब आदमी के बच्चे को मैं मुबारकबाद देता हूं। यहां पर एक सार्कास्टिक टोन है, अमीरों पे एक स्टायर किया है, एक तंज किया है राइटर ने। इट इज फॉर दीज रीजंस दैट फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द पुअर so many strong eminent self reliant men have always sprung। अब वहां पर वो आर्ग्यूमेंट देता है और वो कहता है यही एक वजह है, यही एक फैक्टर है, यही एक रीजन है कि अगर आप गरीब लोगों की रैंक्स में देखें, पुअर लोगों के जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, पुअर लोगों में जाके देखें, तो वहीं से आप दुनिया की बेहतरीन, एमिनेंट, मशहूर, ताकतवर, खुददार पर्सनैलिटीज को उठते हुए देखते हैं। इन अदर वर्ड्स राइटर यहां से कह रहा है कि दुनिया की तारीख उठा के देख लें, गरीब के घर पैदा होने वाला शख्स बेहतरीन इंसान बनेगा, बेहतरीन लीडर बनेगा, बेहतरीन रिलीजियस स्कॉलर बनेगा, बेहतरीन मसाया बनेगा, बेहतरीन सोशल आर्किटेक्ट बनेगा, बेहतरीन टीचर बनेगा, बेहतरीन प्रोफेसर बनेगा, बेहतरीन हिस्टोरियन बनेगा, बेहतरीन राइटर बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो ऑनेस्ट लाइफ मिली है, उसको प्योर लाइफ मिली है, उसको स्वीटनेस मिली है। बेहतरीन आर्टिस्ट बनेगा क्योंकि उसने आर्टिफिशियल लाइफ नहीं गुजारी। इफ यू रीड the list of immortals who were not born to die, you will find the most of them have been poor। कहता है अगर आप एक लिस्ट रीड करें दुनिया के इमॉर्टल लोगों की, इमॉर्टल तो खैर कोई नहीं होता एज ए मुस्लिम, लेकिन यहां पर उसने सिंबल के तौर पे, इस्तारे के तौर पे इमॉर्टल कहा है, जो सदा जिंदा रहते हैं। जिस तरह सोक्रेटिस है, प्लेटो है, आप इस्लाम की तारीख में देख लें, बड़े बड़े नाम सहाबा कराम के, कैसरो, कसरा, रोमन और सैसिनिड एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को गिरा दिया। आम से बद्दू थे अरब के। इसी तरह दुनिया के बेहतरीन स्पोर्ट्समैन देख लें, दुनिया के बेहतरीन बड़े लीडर्स देख लें, आप कॉमनिज्म की मूवमेंट देख लें, जो स्टालिनिज्म स्टार्ट हुआ था, वो एक रिफॉर्मर था और एक मजदूर रिफॉर्म मूवमेंट थी। आप कार्ल मार्क्स को देख लें जिसने दुनिया को दो हिस्सों में हैव्स एंड हैव्स नॉट की डिबेट में डाल दिया। आप एंजल्स को देख लें, आप हेगल को देख लें, आप और दुनिया के आज के मौजूदा बड़े आर्टिस्ट, बड़े स्पोर्ट्समैन को देख लें जो हमेशा जिंदा है अपने काम की वजह से, वो आपको गरीब घरानों में से ही मिलते हैं। नाउ इट इज द रीजन कि वो ग्लोरीफाई कर रहा है पॉवर्टी को। तो हमने कुछ टाइटल इसके लिए भी निकाले हैं। ग्लोरीफाइंग पॉवर्टी, ग्लोरीफाइंग पॉवर्टी ब्रीड्स मार्वल्स। क्या बात है। तो ग्लोरीफाइंग की जगह ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाइंग भी हो सकता है, ठीक है। ग्लोरीफाइंग पॉवर्टी ब्रीड्स मार्वल्स, ये भी हो सकता है कि जो अजीम ग्लोरीफाइड किस्म की पॉवर्टी है, और असल में पॉवर्टी ही ग्लोरीफाइड है, वो मार्वल्स को ब्रीड करती है। ट्रू वैल्यूज ऑफ पॉवर्टी वर्सेस वेग नॉर्म्स ऑफ रिचनेस। ये बड़ी खूबसूरत बात है जी। वेग होता है वो चीज जो कि अनफॉर्चुनेटली धुंधली सी नजर आती है, आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल नजर आती है। तो वो कहता है पॉवर्टी की वैल्यूज ट्रू होती हैं, पॉवर्टी में ऑनेस्टी होती है, पॉवर्टी में प्योरिटी होती है, पॉवर्टी में सेटिस्फैक्शन होती है, पॉवर्टी में यूनाइटेड एटीट्यूड होता है, पॉवर्टी में कॉमन इंटरेस्ट के लिए सेक्रीफाइस होता है। तो ये ट्रू वैल्यूज उसने डिस्कस की। वर्सेस वेग नॉर्म्स ऑफ रिचनेस। तो रिचनेस तो सुपरफिशियल होती है, ऊपर ऊपर से होती है, हालांकि रिचनेस में ही एनवियस एटीट्यूड होता है, रिचनेस में ही जेलसी होती है, रिचनेस में ही सेल्फ एग्रेंडीजमेंट होती है। एक और टाइटल मैंने निकाला है, ग्लोरी ऑफ पॉवर्टी कंपेयरिंग विद द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ रिचनेस। तो देख लें जी, मेरे जितने भी टाइटल मैंने 9 टाइटल निकाले हैं,
सब में पॉवर्टी वर्सेस रिचनेस है, और पॉवर्टी को ग्लोरीफाई किया गया है, अच्छा कहा गया है, और रिचनेस को खास अच्छा नहीं कहा गया। और एक और एनालिसिस मेरा इस पैसेज के बारे में, कि इस पैसेज में ज्यादातर राइटर अपनी आर्ग्यूमेंट ही दे रहा है। तो जब हम इसको अपने अल्फाज में करेंगे तो हम ये कहेंगे द राइटर आर्ग्यूज, द राइटर एनालाइजेज, द राइटर डिस्क्राइब्स, द राइटर कंपेयर्स, द राइटर एग्जामिन्स। जहां वो एग्जामिन कर रहा है एग्जामिन्स कहेंगे, जहां वो एनालाइज कर रहा है एनालाइजेस कहेंगे, जहां पर राइटर डिटेल कर रहा है डिटेल कहेंगे। और इसका बी पोर्शन है इसी पहले ड्राफ्ट का, आपने हर एक सेंटेंस को एक दफा पढ़ना है, सेंटेंस नंबर 1 जिस तरह यहां तक आपने इसको पढ़ना है और अपने अल्फाज में इसको रीफ्रेज कर देना है। टोटल वर्ड लिखने हैं जो सेंटेंस के हैं, और बाकी के आपके जिस तरह मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो इस वक्त मौजूद भी हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल भी होंगे, मैं उस पर डिसाइड कर इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स इंतहाई आसान प्रेसी है, 15 में से 14 नंबर तो आने चाहिए, चले 12 तो आने ही चाहिए। फिर इसी तरह इसका जो पोर्शन है ट्रांसलेशन का वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और कुछ और बाकी बड़ी आसान इस दफा पीएमएस पंजाब में तो बड़ा आसान किस्म का प्रेसी का पेपर आया। इवन के इंग्लिश ऐसे में 6 टॉपिक दिए गए हैं, वो भी बड़े आसान है। इंशाल्लाह उनमें से भी कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक दो टॉपिक्स के ऊपर तो मैं पिछले कोई 1 महीने पहले काम करवा भी चुका हूँ। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट कोविड-19 के ऊपर मैं काम करवा चुका हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे गेस्ट पूछा था तो मैंने बताया था कि उनको कोविड एंड पाकिस्तान से रिलेटेड आप ऐसे तैयार कर लें, चूंकि मैंने करवाया हुआ था। तो अगर वो स्टूडेंट अपेयर हुए हैं तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, प्रेसी भी हो गई, अपना ऐसे भी हो गया। इन 200 में से 130 140 नंबर लेना अब उन स्टूडेंट्स के लिए तो मुश्किल नहीं। हम इंशाल्लाह नए से नए पैसेजेस पे काम करते रहेंगे, आपके साथ इन टच भी रहेंगे। आप भी हमारा जूम पे भी नया सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोई सेशन नहीं भी ज्वाइन कर सकते तो यूट्यूब पे इंटैक्ट रह सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।